स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ किशनगंज में विशाल रैली हुई है। जी हां, किशनगंज में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विशाल जनसभा हुई। इसका आयोजन वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के नेतृत्व में किया गया। सभा में क्षेत्र के सभी प्रमुख मिली संगठनों और फिर विपक्षी राजनीतिक दलों ने भाग लिया है। हजारों की संख्या में आम लोग भी पहुंचे, सभी ने वक्फ कानून में संशोधन का विरोध किया है। वहीं प्रवक्ताओं ने कहा है कि वक्फ संपत्तियां इस्लामी शरीयत का हिस्सा है, इनमें सरकारी दखल, संविधान और फिर धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों की आस्था पर सीधा हमला है। वहीं पर आरजेडी के सीनियर लीडर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि जब बंटवारा हुआ तब इस देश के मुसलमानों ने इस मिट्टी को नहीं छोड़ा। सभा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद किशनगंज, जिला जमीयत अहले हदीस किशनगंज और बाकी कई सारे तंजीम इससे जुड़े। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचे, जब सभी ने कानून को वापस लेने की मांग की। सभा में 4 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इनमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को तुरंत वापस लेने, वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता बनाए रखने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप से बचने और मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक और फिर धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई है। दोस्तों बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। दिन दहाड़े बिहार में लोगों की जानें ली जा रही है, लूट हो रहे हैं, लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। उन्होंने ये बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में थाना और फिर ब्लॉक स्तर पर इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि आम जनता परेशान हो रही है। जब ग्लोबल टेंडर पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस प्रकार से ये कहा गया है कि आम लोग देखिए बिहार के ठेकेदार तो मर गए, जब उनको तो काम ही नहीं मिलेगा। कमीशन खोर लोग कमीशन लेकर के बाहरी लोगों से काम करवाएंगे। इसमें आप लोग देखेगा कि कितनी वित्तीय अराजकता फैली हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए ने अपने 20 साल के शासन में बिहार के युवाओं को बेरोजगार रखा है। महंगाई और फिर पलायन सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जब 20 साल के शासन में भी बिहार प्रति व्यक्ति आय और फिर किसानों के आय में सबसे पीछे हैं। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए के लोग कभी मुद्दे की बात नहीं करते हैं। जब 20 साल के खटारा सरकार से जनता काफ़ी गुस्से में है और इस बार सरकार को जनता बदलने का काम करेगी। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के बक्सर दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश मोदी की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए विकास से कोई मतलब नहीं है। बक्सर के दल सागर स्टेडियम में आयोजित कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए बनी है। इसका बिहार के विकास से कोई भी मतलब नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हाल ही में संसद का बजट सत्र खत्म हुआ। उन्होंने आगे कहा है कि मोदी जी एवं बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हिंदू मुसलमान की बात करके हुए और फिर जनता को गुमराह करके अगर वो वोट मिल सकता है तो फिर काम करने की क्या जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि बिहार में जेडीयू और फिर भाजपा का गठबंधन बिहार के हित में नहीं है। उन्होंने इसे पूर्ण रूप से अवसरवादी समझौता बताया है और कहा है कि जनता को ये सच्चाई को समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बार बार राजनीति का पाला बदल करके ये साबित कर दिया है कि उन्हें बिहार की जनता से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। ऐसे नेताओं से लोकतंत्र को खतरा है। दोस्तों बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर मनाड़ पंचायत के ममरेजपुर गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। बिजली विभाग ने उपभोक्ता दीपक कुमार को ज्यादा नहीं बस 3,07,77,000 का बिजली बिल थमा दिया। 3,07,77,000 रुपए का बिजली बिल, जो कि मजदूर हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बिल 3 कमरों से आया है। जी हाँ, बिल पाने के बाद से इस उपभोक्ता की नींद उड़ पड़ी है। दीपक के अनुसार साल 2021 में विभाग ने उनके घर एक नया मीटर लगाया था। इसके बाद से वे लगातार नियम के अनुसार अपने बिजली का भुगतान करते आ रहे थे। 2 महीने से इनका बिल बकाया होने के बाद मार्च के महीने में दीपक ने कुल बिल का भुगतान किया, जो कि करीब 243 रुपये था।
17 अप्रैल को बिजली विभाग के द्वारा एक और मीटर रीडर को भेजा जिसका नाम विवेक कुमार बताया गया। इसने जब घर के बाहर लगे मीटर को देखा और फिर ये नया भारी भरकम बिल थमा दिया। अब दीपक ने आगे ये जानकारी दी है कि इस बिल का जब विरोध किया गया तो फिर इस सुधारने का आश्वासन दिया गया, मगर अब तक कोई भी मामला लटका हुआ है, अब तक सुधार नहीं हुआ है और इस बारे में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दोस्तों, शादी के 2 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन ने ससुराल में कांड कर दिया है, जब उसने अपने प्रेमी को भाई बना करके ससुराल बुलाया, जिसके बाद कमरे में दोनों को पति ने आपत्तिजनक हालात में पकड़ लिया। जिसके बाद शादी वाले घर में हंगामा शुरू हो गया, जहां पर पति और फिर ससुराल के लोग अब दुल्हन को रखने के लिए तैयार नहीं थे। जहाँ वहीं पर नई नवेली दुल्हन भी अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कह रही थी। जहाँ वहीं पर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जो शुरुआती जाँच करने के बाद पुलिस ने दुल्हन और फिर उसके प्रेमी को अपने घर भेज दिया। जब मामला बिहार के बेगूसराय जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर दादपुर निवासी विश्वजीत पासवान की शादी 16 अप्रैल को बलिया निवासी प्रकाश पासवान की बेटी कल्पना कुमारी से हुई थी। यह शादी के बाद विदाई हुई तो फिर दुल्हन के साथ उसका भाई भी ससुराल आया था, लेकिन 18 अप्रैल की सुबह वे बहन के ससुराल से अपने घर के लिए निकला। जैसा कि भाई के जाने के बाद कल्पना ने अचानक अपने ससुराल वालों को बताया है कि मेरा मौसेरा भाई नीतीश कुमार स्कूल के पास आया हुआ है, या किसी को रिसीव करने भेज दीजिए। ससुराल वाले भाई को लेकर के घर पहुंचे और फिर खातिरदारी की। परिजनों को लगा कि बहू को अपने मायके वालों से बहुत कुछ कहना होता है, इसी वजह से थोड़ी देर बाद उसे दुल्हन के कमरे में पहुंचा दिया। भाई बहन होने के कारण किसी ने कोई भी आपत्ति नहीं की। जहां बंद कमरे दुल्हन अपनी प्रेमी के साथ मौजूद थी, वहीं पर उसका पति साले से मिलने के लिए कमरे में पहुंच गया। इस दौरान उसने पत्नी और फिर उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालात में रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना को लेकर के विश्वजीत ने अपने ससुर से बात की तो फिर उन्होंने कहा है कि नीतीश नाम का हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, उसे पकड़ कर रखिए। परिजनों ने प्रेमी नीतीश को पकड़ा और फिर पूछताछ की तो फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। पता चला है कि ये दुल्हन का प्रेमी है। दोस्तों, बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद अहम होगा। असल में एक ओर सत्तारूढ़ दल अपनी अगली पारी के लिए जी जान लगा रहे हैं, तो फिर वहीं पर दूसरी ओर विपक्षी दल भी चुनाव में जीतने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते हैं। जाहिर है इसके लिए दोनों ओर जोड़ तोड़ की कोशिशें भी जारी है। चुनाव के पहले होने वाले ऐसे कवायदों के बीच महत्वपूर्ण यह है कि मल्लाह नेता मुकेश सहनी दोनों गठबंधन के चेहरे बन गए हैं। यह खुद को निषादों का नेता बताने वाले विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी INDIA गठबंधन के साथ है, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ है। जहाँ प्रदेश के यानी कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उनकी नज़दीकी भी विशेष है। इसके बावजूद भी NDA मुकेश सहनी को अपने पाले में करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जहाँ आए दिन उनके NDA गठबंधन में जाने की चर्चा जोर पकड़ती है। 2020 की तरह NDA इस चुनाव भी मुकेश सहनी और फिर उसकी पार्टी VIP को अपने साथ खड़ा करने की कोशिशों में जुटी है। मुकेश सहनी असल में 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन में आए। राजद ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें अपने खाते से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया था। लोकसभा के उस चुनाव के बाद से ही मुकेश सहनी और तेजस्वी की नज़दीकियां जो बड़ी है वे आज भी कायम है। लेकिन उन्होंने बीते दिनों विधानसभा की 60 सीट और उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की मांग करके INDI गठबंधन के अन्य दलों की चिंता बढ़ा दी है। मुकेश सहनी के इस दावे के बाद भी 17 अप्रैल को पटना में हुई गठबंधन दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने उनके प्रति पूरा सम्मान दिखाया और अपनी दाईं तरफ अगर कांग्रेस को बिठाया तो बाईं तरफ मुकेश सहनी को भी कांग्रेस के बराबर ही तवज्जो दी। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। केंद्रीय नेताओं का बिहार दौरे आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल बिहार पहुंचे और फिर बक्सर में रैली को संबोधित किया। हालांकि ये अलग बात रही है कि उन्हें सुनने के लिए रैली में बहुत कम लोग मौजूद थे। यह दरअसल महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आने के लिए आतुर कांग्रेस की कल भारी फजीहत हुई। जब बिहार कांग्रेस की तरफ से बक्सर में जय भीम, जय बापू और जय संविधान रैली आयोजित की गई। इस रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर पहुंचे और फिर रैली को संबोधित किया। हालांकि रैली में उन्हें सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। रैली में जो कुछ लोग नजर आ रहे थे वह पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ आसपास के इलाके के लोग आए हुए थे। जब रैली में लोगों के बैठने के लिए लगाई गई आधी से अधिक कुर्सियां खाली रह गई। जब तय समय पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैली में पहुंचे, लेकिन खाली कुर्सियां देख करके हैरान रह गए। जब कांग्रेस ने रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया था, जो खोखला साबित हुआ है। दोस्तों,
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कोई तात्कालिक निर्णय नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है और फिर ये प्रक्रिया तय समय पर पूरी की जाएगी। उन्होंने तेजस्वी यादव के सीएम फेस से जुड़ी हुई अटकलों पर चुप्पी साध रखी है। डॉक्टर खान ने कहा कि कुछ चीज बाद में तय होती है, या ऐसा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री पद की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग एकजुट हैं, हम लोग जनता के बीच जाएंगे या इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा की ओर से सियासी जाल बिछाने की तैयारी है। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को परेशान कर रही है। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि बिहार के कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 अप्रैल तक यानी कि आज तक सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया के जिलों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और फिर तेज हवाएं चल सकती है। जब किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल की कटाई या फिर खेतों में अन्य गतिविधियों से पहले मौसम की स्थिति की जानकारी अवश्य लें और फिर सतर्कता बरतें। जब मौसम विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान वे खुले स्थान से जाने से बचें, जब पक्के मकान में शरण लें और ऊंचे पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। जब बिजली गिरने की आशंका के चलते मोबाइल या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग खुले में ना करें। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 और 26 अप्रैल को बिहार के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना है। अगर 3 से 4 दिनों के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इससे दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी अधिक महसूस होगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। वे लगातार जेडीयू और बीजेपी के नेताओं पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे थे, जहां हर दिन अपराध के आंकड़ों को लेकर के ट्वीट कर रहे थे और फिर बचाव करने में सत्ताधारी दलों के नेताओं को भी पसीने छूट रहे थे। लेकिन एक रीतलाल यादव ने राजद के युवराज तेजस्वी यादव का पूरा खेल खराब कर दिया है। राजद यानी कि आरजेडी की दिक्कत यह है कि रीतलाल यादव के मामले में पीड़ित पक्ष भी यादव है। दोनों कारोबारियों ने कहा भी है कि हमने रीतलाल यादव से हाथ जोड़ करके कहा कि हम आपकी ही जाति से हैं, आपको ही वोट देते हैं। तो रीतलाल यादव ने कहा है कि हाँ, तुम्हारे ही वोट से जीतते हैं हम। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब विपक्ष में रहने पर राजद विधायक रीतलाल यादव इस तरह के कलेजा ठोक करके स्टैम्प पेपर पर लिखवा करके रंगदारी मांग रहे हैं, तो अगर राजद की सरकार बन गई तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रीतलाल यादव जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर रही है, या उनकी जाति का हो या फिर किसी दूसरे जाति का, सबके लिए टैक्स का रेट सेम है। जहाँ आप सबको याद होगा कि गोपालगंज में जब यादवों की हत्या का आरोप वहाँ के जदयू विधायक पप्पू पांडे और फिर उनके भाई और फिर परिजनों पर लगा था, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना से गोपालगंज तक मार्च किया था। लेकिन इस बार भी पीड़ित तो यादव ही हैं, पर तेजस्वी पुलिस पर सेलेक्टेड होकर के काम करने का आरोप लगा रहे हैं और रीतलाल यादव का ही बचाव कर रहे हैं। रीतलाल यादव के हालिया प्रकरण से तेजस्वी का अपराध को लेकर के सरकार को घेरने की पूरी कवायद उल्टी पड़ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि रीतलाल यादव की वजह से अगर तेजस्वी यादव का इतना नुकसान हो रहा है तो फिर तेजस्वी रीतलाल से पल्ला क्यों नहीं झाड़ लेते हैं। इसका जवाब बड़ा गहरा है। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल बिहार पहुंचे। बिहार के बक्सर में जेडीयू और बीजेपी के सत्तारूढ़ गठबंधन को अवसरवादी करार दिया है। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खड़गे ने बिहार के लोगों से इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता से बाहर करने की अपील की है। यह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी का अवसरवादी गठबंधन बिहार के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के लिए पाला बदलते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की जान लेने वाली विचारधारा से हाथ मिला लिया है। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल करते हुए कहा कि बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज के प्रधानमंत्री मोदी के वादे का क्या हुआ।
उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। जहां खड़गे ने दावा किया है कि बिहार के लोगों को नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अगस्त 2015 को बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज का जो वादा किया था उसका क्या हुआ। नेशनल हेराल्ड ने मामले में सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर के खड़गे ने कहा है कि ये कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए किया गया है, जहां हमारे नेताओं को डराया नहीं जा सकता है। इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। वहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के पक्ष में नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि वे गरीबों, महिलाओं और फिर समाज के कमज़ोर वर्गों के खिलाफ हैं। वे समाज की बेहतरी के बारे में भी नहीं सोचते हैं। जब वे जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा है कि संसद से पारित किया गया वक्फ कानून बीजेपी आरएसएस के समुदाय के बीच विभाजन पैदा करने की साजिश है। जब पीएम मोदी और फिर बीजेपी हमें दुश्मन की तरह देखते हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ शब्द इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वे सिर्फ बहस नहीं बल्कि राजनीतिक करियर की दिशा तय करने लगते हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए जंगल राज ऐसा ही एक शब्द बना है जो कि कभी उनके खिलाफ नारेबाजी का हथियार था तो कभी उनकी पूरी सियासी विरासत पर सवालिया निशान। जब 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया। जब पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना उनका मिशन था, लेकिन जल्द ही उनके शासन पर भ्रष्टाचार, जातिवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगने लगे। जब 1995 से 2005 के दशक में बिहार में अपराध, अपहरण, रंगदारी और माफिया राजनीति का बोलबाला हो गया। इस बीच पटना हाईकोर्ट 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उस वक्त न्यायमूर्ति जस्टिस वीपी आनंद और फिर जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की बेंच के सामने सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण साहे की याचिका पेश हुई थी, जिसमें उन्होंने बिहार के हालात का जिक्र किया था। जब उस वक्त पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में सरकार नहीं और यहाँ भ्रष्ट अफसर राज्य चला रहे हैं और फिर बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। दरअसल बिहार के लिए पहली बार जंगल राज शब्द का इस्तेमाल पटना हाईकोर्ट ने किया था। जहाँ उसके बाद ये शब्द आम हो गया और फिर लालू राबड़ी राज के लिए राजनीतिक चलन में आ गया। जब 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने इसी शब्द को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया और कहा है कि अब बिहार को जंगल राज से निकाल करके सुशासन देना है। इस नैरेटिव का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि लालू प्रसाद यादव की छवि एक जन नेता से बदल करके अराजक प्रशासक के रूप में बनने लगे और 2005 में आरजेडी को बिहार के लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया और फिर नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को हाथों हाथ लिया। वहीं पर आरजेडी बिहार की सत्ता से करीब 2 दशक से बाहर है। पार्टी में लालू राबड़ी का दौर खत्म हो चुका है। पार्टी की कमान अब तेजस्वी के हाथों में है। इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष उन्हें लगातार याद दिलाता है कि तुम उसी जंगल राज की पैदाइश हो। वही जनता की याददाश्त में जंगल राज एक डरावनी छवि बन गई है, जहां अपराधियों के खुलेआम घूमने की, सरकारी ढांचे के ध्वस्त हो जाने की और फिर आम लोगों के असुरक्षित महसूस की। जहाँ ऐसे में आज भी जब बिहार में चुनाव आता है तो फिर ये शब्द वापसी करता है और लालू यादव की विरासत को कटघरे में खड़ा कर देता है। दोस्तों, बिहार एक बार फिर से चुनावी मोड़ पर है। अगले कुछ महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसकी आहट ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। इस माहौल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति अब विचारधारा पर टिकी है या फिर पूरी तरीके से राजनीतिक सुविधा यानी कि कन्वीनियंस पर केंद्रित हो गई है। या राजनीति में सिद्धांतों की भूमिका कम होती जा रही है, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्विकेशन और गठबंधन। नीतियाँ और घोषणाएं सत्ता प्राप्ति या फिर उसमें बने रहने के उद्देश्य से बार बार बदलते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में बिहार की राजनीति में जो कुछ घटित हुआ है वह इसी प्रवृत्ति का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एक समय सुशासन बाबू के नाम से विख्यात थे, जाने जाते थे, आज अपने राजनीतिक निर्णय को लेकर के आलोचना के केंद्र में है। जब पिछले एक दशक में उन्होंने कई बार राजनीतिक पाला बदला है। 2013 में बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन में शामिल हुए, 2017 में फिर एनडीए के साथ गए, 2022 में वापस राजद के साथ और फिर 2024 में एक बार फिर से एनडीए में लौटे। जब ये सिलसिला उनके आलोचकों को ये कहने का अवसर देता है कि उन्होंने अपनी छवि आयाराम गयाराम जैसी बना ली है। एक राजनीतिक मुहावरा जिसकी जड़ें 1967 में हरियाणा के नया नेता गयालाल की एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदलने की घटना में है। जहाँ सवाल उठता है कि क्या ये फैसला जनहित में थे या फिर सत्ता में बने रहने की रणनीति। वहीं पर दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर रोजगार जैसे मुद्दों पर आश्वस्त किया है, लेकिन शासन के अवसर मिलने पर उनकी पार्टी के कुछ पुराने तौर तरीके जैसे कि
जातिगत समीकरण, आरोपित अपराधियों की कथित तौर पर संरक्षण, ये मुद्दे उनके दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि वे अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीति से कितनी दूर जा पाए हैं। वहीं पर चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसा नारा देकर के एक अलग विमर्श खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन एनडीए का हिस्सा होते हुए बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारना और फिर वापस उसी गठबंधन में लौटने से उनकी राजनीतिक दिशा को लेकर के असमंजस की स्थिति बनती रही है। क्या उनके फैसले बिहार के हित में थे या फिर व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई? जब बिहार में छोटे दलों और फिर नेताओं की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही, जहाँ अधिकतर मौक़ों पर ये नेता चुनाव से पहले अपने पाले बदलते दिखते हैं। विचारधारा और नीतिगत अस्पष्टता की बजाय सत्ता में हिस्सेदारी और फिर प्रभाव की राजनीति इनकी प्राथमिकता रही है। आपको बता दें कि जनता, खास करके युवा वर्ग, अब पहले से कहीं अधिक जागरूक हो चुके हैं। सोशल मीडिया और फिर डिजिटल मीडिया ने मतदाताओं को सवाल पूछने और विश्लेषण करने का औजार दे दिया है, परंतु ज़मीनी हकीकत ये भी है कि चुनावी दौर में जातीय समीकरण, भावनात्मक भाषण और फिर ध्रुवीकरण की राजनीति अब भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये तय करने का कि क्या वे फिर से उन्हीं चेहरों को चुनेंगे कि जिसमें समय समय पर अपने रुख बदलते हैं। एक दौराहे पर खड़ी है। एक ओर ऐसी राजनीति है जो विचार, नीति और फिर सिद्धांतों पर आधारित हो, और दूसरी ओर वह है जिसमें सत्ता प्राथमिक ध्येय है, भले ही विचारधारा की कीमत पर क्यों ना हो, जहां इन दोनों के बीच का चुनाव अब जनता को करना है। वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है जनता के लिए। दोस्तों, किशनगंज के लहरा चौक में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में क्षेत्र के सभी प्रमुख मिल्ली संगठन और फिर विपक्ष की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया। इस जनसभा पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये माइनॉरिटी को तय करना होगा कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने अपने बयान में आरजेडी पर निशाना भी साधा है, जहाँ जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि माइनॉरिटी को तय करना होगा कि किसके साथ रहना है, पहले की सरकार के साथ जो चरवाहा विद्यालय और फिर लाठी घुमावल तेल पिलावन का कॉन्सेप्ट लाती थी, या फिर हमारे नेता के साथ जो आईआईटी, बीआईटी और पॉलिटेक्निक की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि सीमांचल मुस्लिम बहुल है और हमारी भी अच्छी पैठ है। ये विपक्ष उन्हें हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा कि वे तय करें कि किसने काम किया है। क्या बिहार के मुस्लिम सीएम ने इतना काम किया जितना नीतीश कुमार ने किया? जनता को देखना होगा कि आप 21वीं सदी के बिहार में जाना चाहते हैं या पीछे। दरअसल बिहार के धार्मिक मुस्लिम संगठन और खुद जेडीयू के कई नेता सीएम नीतीश कुमार से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार का साथ दिया है। जेडीयू ये समझने की कोशिश में लगी हुई है कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन मुसलमान इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं पर किशनगंज की जनसभा में हजारों की संख्या में आम लोगों ने भाग लिया और वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ अपना जोरदार विरोध जताया है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से चरमराई व्यवस्था को ठीक करने को कहा है। उन्होंने राघोपुर रवाना होने से पहले पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पैसे पेड़ से तो फर नहीं रहे हैं जो अधिकारी तोड़ करके जमा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। मेरे खिलाफ बोलने से क्या होगा? अगर कुछ करना है तो फिर चरमराई सिस्टम को ठीक करें। बिहार सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में ग्लोबल टेंडर के जरिए किए जा रहे कार्यों को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि जब आप बिहार के ठेकेदारों की जगह बाहरी ठेकेदारों को काम देंगे और उसमें कमीशन खोरी करेंगे तो फिर काम कभी ढंग से नहीं होगा। बिना अप्रोच रोड के करीब 5000 से अधिक पुल पुलिया बनाए गए हैं। सवाल पूछते हुए कहा कि राज्य सरकार की जाँच एजेंसियाँ क्या कर रही है? क्यों नहीं ऐसे करप्शन में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिनके विरुद्ध ईडी और फिर सीबीआई कार्रवाई करती है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी और आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों से राज्यवासियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।
दोस्तों गर्मी की शुरुआत के साथ ही कई जगहों से भीषण जल संकट की खबरें सामने आने लगी है। यूँ तो बिहार कई नदियों वाला प्रदेश है, यहाँ पर बारिश के महीने में कई जिले बाढ़ की चपेट में रहते हैं, लेकिन गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिहार के भी कई हिस्सों में पानी की भीषण किल्लत देखने को मिल रही है कि हर घर तक पेयजल की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना चलाई थी। करोड़ों के खर्च के बाद बताया गया है कि इस योजना से बिहार के लोगों की प्यास बुझ रही है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई है वह नल जल योजना की पोल भी खोल रही है। तो ये कहानी है बिहार के रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी के गांव की। इन गांव में पानी के लिए चापाकल नल जल योजना के नल तो है, लेकिन इनमें पानी की एक बूंद भी नहीं निकल रही है। ऐसे में यहाँ के लोग 2 किलोमीटर दूर स्थित एक कुएं से पानी निकाल करके अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। यह दरअसल रोहतास प्रखंड के दर्जनों गांव में पानी के लिए मारामारी की स्थिति है। नल जल योजना का तमाम सिस्टम यहाँ फेल हो गया है और महिलाएं 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाकर के माथे पर पानी लेकर के आ रही है। ये तस्वीर देख करके आपको ऐसा लगेगा कि हम कई दशक पीछे चले गए हैं, लेकिन ये आज की तस्वीर है। तेज गर्मी के कारण तमाम जल स्रोत लगभग सूख गए हैं। पहाड़ पर लगाए गए बोरिंग पंप सेट में पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में कहीं कहीं पुराना कुआं ही सहारा बना हुआ है। लोग कुएं का पानी भर करके 2 किलोमीटर माथे पर तसला लेकर के आ रहे हैं, तब जाकर के घर का चूल्हा जलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में हाल शिक्षा व्यवस्था दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में हाल शिक्षा व्यवस्था का हाल जानकर के आप भी कहेंगे कि हाय ये कैसा बेहाल हाल है। आपको बता दूं कि ज्ञान की पावन भूमि कभी जहां दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन आज उसी धरती पर शिक्षा की एक ऐसी विडंबनात्मक तस्वीर सामने आई है जो एक ओर प्रेरणा देती है तो दूसरी ओर व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। बिहार के नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड के गोवा काजीचक प्राथमिक विद्यालय में पिछले 2 वर्षों से केवल एक शिक्षक अरविंद प्रसाद यादव 144 बच्चों की शिक्षा देखभाल और फिर प्रशासनिक जिम्मेदारियों का भार अकेले ढो रहे हैं। 144 बच्चों पर मात्र एक शिक्षक, वो भी इस पढ़ाने के साथ साथ और भी कार्य इन्हें को करना पड़ता है। अरविंद यादव साल 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त हुए थे और फिर 2005 से इस विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। जब समय के साथ स्कूल में कार्यरत बाकी शिक्षक रिटायर हो गए, लेकिन उनकी जगह कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। आज स्थिति यह है कि अरविंद यादव ही प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कार्यालय सहायक, खेल प्रशिक्षक और फिर कभी कभी रसोइया तक की भूमिका निभा रहे हैं। विद्यालय में पहले से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चे एक ही कक्षा में बैठ करके पढ़ते हैं, क्योंकि कक्षाओं और फिर शिक्षकों की संख्या सीमित है। दोस्तों बिहार में 2025 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सत्तारूढ़ एनडीए और फिर विपक्षी गठबंधन महागठबंधन दोनों ही अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है, लेकिन एनडीए के भीतर हाल के घटनाक्रमों ने सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। जहाँ केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान के बयान एक है कि बिहार उन्हें बुला रहा है, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी की 30 से 40 सीटों की मांग ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है। चिराग पासवान जो बिहार के दलित समुदाय खास करके पासवान जाति के बड़े चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान देकर के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। जहाँ सांसद बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए एक विधायक की भूमिका होगी, जहाँ मैं अपने राज्य के लिए ज़्यादा कार्य कर सकूँ। इस बयान को कई तरह से देखा जा रहा है, जब कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में लाने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहे हैं, जबकि अन्य का कहना है कि ये उनकी मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं का संकेत हो सकता है। चिराग पासवान का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ा था और जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। उस समय चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ तीखा हमला बोला था और उनकी नल जल योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए के साथ गठबंधन किया और उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल की। ये प्रदर्शन उनकी सियासी ताकत को दर्शाता है और फिर यही वजह है कि उनका ताज़ा बयान एनडीए के अन्य सहयोगियों खास करके जेडीयू और फिर बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकता है।
दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में स्कूलों में जल्द ही डिजिटल पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि डिजिटल पढ़ाई की जाएगी। जब पाठ्य सामग्री बच्चे अथवा उनके अभिभावकों को पेन ड्राइव में दी जाएगी। साथ ही कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में आवश्यक अनुसार कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इन विद्यालयों में ICT लैब की भी स्थापना की जा रही है। मकसद यही है कि बच्चे कंप्यूटर की शिक्षा में बेहतर कर सके। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में के तहत अपनी बात रखी। उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षक जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनके अनुरूप कक्षा में जाकर के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ये विभाग के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि हमने SCERT को निर्देश दिया है कि आप शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं तो फिर ये भी सुनिश्चित कराएं कि वे कक्षा में उसका पालन करें। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने जा रही है। बिहार में 2800 आयुष चिकित्सकों की जल्द ही बहाली होगी। इस बात की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कर दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि 60 करोड़ की राशि आयुष की दवा खरीद के लिए इस साल केंद्र सरकार देगी। वहीं पर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुष चिकित्सकों का हौसला बढ़ाया है। वहीं पर आयुष मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पटना के अधिवेशन भवन में हैनीमैन जयंती सह साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि आयुष चिकित्सक पूरी निष्ठा से सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं। होम्योपैथी पद्धति भी आज एलोपैथी की तरह कारगर चिकित्सीय उपचार कर रहे हैं। इस पद्धति में सही और फिर सटीक इलाज हो रहा है। इस अवसर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुष चिकित्सकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके वाजिब हक और सम्मान के लिए हमेशा तत्परता से कार्य कर रही है। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन के बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बक्सर में जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो रैली में दिखा करके खड़गे ने झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि PM मोदी ने झूठ की फैक्ट्री लगा दी है। 18 अगस्त 2015 के भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन वह पैकेज कहाँ है? क्या उन्होंने अपने दोस्त यानी कि नीतीश कुमार के साथ बांट लिया है? मोदी जी झूठ पर झूठ बोलते आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 11 झूठ गिना चुका हूं। आप लोगों को 12 झूठ गिनाता हूं। मोदी जी ने 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात कही थी, लेकिन कहां आया? जब 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, क्या आए? 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा किया था, अब तो 11 साल हो गए हैं। इस हिसाब से 22 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन कहां है? जब खड़गे ने कहा कि बिहार से 2 करोड़ लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हैं। दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केंद्र की NDA सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। जब बिहार में विकास योजनाओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार एक के बाद एक सौगात दे रही है। जब केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को लेकर के एक मेगा प्लान तैयार किया है। जब दरअसल केंद्र सरकार ने रेलवे के जरिए बिहार के विकास को गति देने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इसी प्लान के तहत PM मोदी आगामी 24 अप्रैल को सहरसा और फिर मुंबई के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन प्रवासी मजदूरों और फिर छात्रों के साथ साथ अन्य कामकाजी लोगों को बड़ी सुविधा प्रदान करेगी, जो कि बिहार से मुंबई काम की तलाश में जाते हैं। वहीं पर बिहार के भीतर यात्रा को सुगम बनाने के लिए 3 अन्य यात्री ट्रेनों का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन 3 ट्रेनों में पिपरा सहरसा पैसेंजर, बिथान समस्तीपुर पैसेंजर और फिर अलौली सहरसा पैसेंजर शामिल है। इसमें बिहार की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन पटना और फिर मधुबनी के बीच चलेगी। सेमी हाई स्पीड वाली ये ट्रेन यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देगी। वहीं पर साल 2024-25 के लिए बिहार में केंद्र सरकार ने 152 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें करीब 86 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है।